हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपीआर ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्य प्रताप साई। तो आज का हमारा टॉपिक है आरएनए, जिसके बारे में हम संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक आनुवांशिक सूचनावाहक होता है या फिर आनुवांशिक संदेशवाहक होता है। अर्थात आरएनए को हम बोल सकते हैं कि ये एक आरएनए एक आनुवांशिक संदेशवाहक होता है। आनुवंशिक संदेशवाहक या फिर सूचनावाहक होता है, जो कि डीएनए के आदेशों को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि सूचनावाहक या फिर संदेशवाहक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये एक पहला व्यक्ति है और ये एक दूसरा व्यक्ति है। मान लीजिए कि ये व्यक्ति इसको एक संदेश देता है, मान लीजिए कोई मैसेज देता है इस व्यक्ति को, फिर ये व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को संदेश पहुंचाता है वो, तो इस व्यक्ति को हम सूचनावाहक बोलते हैं, यानी संदेशवाहक या फिर सूचनावाहक ये व्यक्ति कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा आरएनए का पूरा नाम, यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब हम बात करते हैं कि आरएनए कहाँ पाया जाता है और कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो आरएनए जो है, आरएनए केंद्रक के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आरएनए कहाँ पाया जाता है। अब बात करते हैं कि आरएनए कैसे बनता है। आरएनए जो है डीएनए के माध्यम से बनता है, यानी डीएनए ही आरएनए को बनाता है। अब कहाँ पे बनाता है डीएनए जो आरएनए को, तो ये केंद्रक में बनाता है, यानी कि न्यूक्लियस में बनाता है। फिर जब आरएनए न्यूक्लियस में तैयार हो जाता है तो वहां से निकल के कोशिका द्रव्य में आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है, यानी कोशिका है, और ये इसका केंद्रक है। तो हम जानते हैं कि डीएनए इसमें पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक, तो इसमें डीएनए पाया जाता है, तो आरएनए जो है इसी में डीएनए के माध्यम से तैयार होता है। यहाँ पे आरएनए तैयार होता है। और चूंकि हम जानते हैं जब 3D मॉडल में सेल पड़े थे तो उसमें हम आप लोगों को यहाँ पे दिखाए थे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते थे, जिसे न्यूक्लियर प्रोजेज बोलते थे, यानी परमाणु छिद्र बोलते थे। ये छिद्र इसी का मतलब अक्सर कार्य करता था कि जब आरएनए इसमें तैयार हो जाता था तो इसी छिद्र के माध्यम से वो यहाँ से निकल के फिर साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में तैरने लगता था, राइबोसोम के पास आकर चिपक जाता था। अर्थात हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आरएनए जो है डीएनए के माध्यम से बनता है, और आरएनए जो है केंद्रक में बनता है, तथा केंद्रक में बनने के बाद ये कोशिका द्रव्य में आ जाता है। फ्रेंड्स, जिस क्रिया के माध्यम से डीएनए जो है आरएनए को बनाता है उस क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में अनुलेखन बोलते हैं। जिसका डिफिनेशन होता है कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा आरएनए कहाँ पे पाया जाता है और कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं कि आरएनए जो है डीएनए से किस प्रकार भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स, आरएनए जो है डीएनए से इस प्रकार भिन्न होता है क्योंकि आरएनए में जो है राइबोज शर्करा पाई जाती है। राइबोज शर्करा,
राइबोस शुगर। जबकि हम जानते हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। डीऑक्सीराइबो शर्करा। तो यहां से हम एक इसमें अंतर देख सकते हैं कि आरएनए में जो है राइबोस शुगर पाया जा रहा है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है। अब देखते हैं कि इसमें जो यानी आरएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है, नाइट्रोजिनस बेस यानी कि नाइट्रोजन के क्षार, वे कौन कौन से पाए जाते हैं आरएनए में। तो आरएनए में नाइट्रोजनस बेस हम जानते हैं कि एडेनिन पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन तथा हम डीएनए में जानते थे कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस जो है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में जो है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल, इसका सिंबल हम जानते थे कि ए होता है, इसका जी होता है, इसका टी होता है और इसका यूरेसिल का यू हो जाएगा। जबकि डीएनए में जो है डीएनए में एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है तथा यूरेसिल की जगह साइटोसिन यानी कि सी पाया जाता है। साइटोसिन का सिंबल होता है सी। तो फ्रेंड्स, आरएनए जो है कि डीएनए से इस प्रकार भिन्न है, जैसे कि आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जा रहा है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जा रहा है, जबकि नाइट्रोजनस बेस इसमें आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल पाया जा रहा है, जबकि डीएनए में जो है कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि आरएनए के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि आरएनए का न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, यानी आरएनए का न्यूक्लियोसाइड। तो हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उसके लिए हमें सबसे पहले एक नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि ये आरएनए है तो हम जानते हैं कि आरएनए में राइबोस शुगर का यूज होगा। तो नाइट्रोजनस बेस में हम ले सकते हैं एडेनिन ले सकते हैं, ग्वानिन ले सकते हैं, थायमिन ले सकते हैं और एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल, यही चार हमारे बेस होते हैं। तो इनमें से किसी एक को ले सकते हैं और फिर यहाँ पे शुगर को हम यस से डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम। चूंकि ये न्यूक्लियोसाइड है तो यहाँ पे ए और यस, जब ये दोनों इकाइयाँ जुड़ती हैं ए और यस या फिर टी और यस, तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। चूंकि न्यूक्लियोसाइड वर्ड का यूज हम डीएनए के लिए करते हैं, डीएनए में जो ये ऐसी श्रृंखला पाई जाती है उसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आरएनए, तो आरएनए के लिए हम राइबोसाइड वर्ड का यूज करेंगे, राइबोसाइड। यानी कि जब एक नाइट्रोजनस बेस और एक शुगर जुड़ेगा आरएनए में तो उसे हम राइबोसाइड बोलेंगे। और यही क्रिया यानी कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर, लेकिन डीऑक्सीराइबोस शुगर जब जुड़ेगा तो वो क्रिया डीएनए में होती है तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तो ये तो रहा आरएनए में न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। अब हम देखते हैं कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक नाइट्रोजनस बेस की आवश्यकता पड़ेगी, नाइट्रोजनस बेस तथा एक राइबोस शुगर
और एक फास्फोरिक एसिड। ये तीनों इकाइयां जब मिलती हैं, यानी कि नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड जब मिलता है तो एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, यानी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और यूरेसिल। यहाँ पे यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल ही पाया जाता है। हम आपको कई बार बता चुके हैं आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। और राइबोज शुगर के लिए हम यस वर्ड का यूज करते हैं, तथा फास्फोरिक एसिड के लिए पी। तो यहाँ पे हम एक श्रृंखला बना के देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। जैसे कि एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर, और दो शुगर के बीच में, यानी दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में एक फास्फोरिक एसिड आता है। जैसे इधर भी इसको मिटा के इधर कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि G है और U है, यहाँ पे यस, इन दोनों शुगर के बीच एक फास्फोरिक एसिड और इसके बीच में एक फास्फोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, ये चेन जो बनता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, लेकिन न्यूक्लियोटाइड वर्ड का यूज हम डीएनए के लिए करते हैं। डीएनए, यानी कि डीएनए में जब ये श्रृंखला बनता है तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आरएनए, तो आरएनए के लिए हम राइबोटाइड वर्ड का यूज करते हैं। आरएनए में जब एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फास्फोरिक एसिड जुड़ता है तो उसे हम राइबोटाइड बोलते हैं। और ऐसी श्रृंखलाएं इस प्रकार बार बार जब बन जाती है तो उसे हम पॉली राइबोटाइड, पॉलीराइबोटाइड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, यानी कि आरएनए का राइबोटाइड बनता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा आरएनए के न्यूक्लियोटाइड और राइबोटाइड कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं आरएनए का बेसिक संरचना, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। फ्रेंड्स, आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आरएनए जो है, आरएनए एक सूत्री रचना होती है। एक सूत्री रचना होती है, जबकि डीएनए जो होता है द्विसूत्री होता है। द्विसूत्री रचना होता है। जैसे कि आरएनए के लिए हम ऐसे मॉडल मतलब बना सकते हैं, ये आरएनए का होगा एक सूत्र में, जबकि डीएनए का हम देखते हैं हमेशा ऐसे होता है, इस प्रकार। यानी कि एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये और एक सूत्र ये दो सूत्री दो सूत्रों से मिलकर बना, इसलिए इसे द्विसूत्री कहते हैं। और आरएनए जो है एक सूत्र से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे एक सूत्री रचना बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आरएनए जो है मुख्यतः एक सूत्री रचना होती है, जबकि कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जिसमें आरएनए जो है डीएनए की भांति होता है, यानी कि द्विसूत्री होता है। जिसमें से पहला है रियो वायरस, और सेकंड है वांडर ट्यूमर वायरस। इन दोनों वायरसों में आरएनए जो है द्विसूत्री पाया जाता है। द्विसूत्री आरएनए, यानी कि रियो वायरस में और वांडर ट्यूमर वायरस में आरएनए जो है द्विसूत्री पाया जाता है। ये दोनों एक अपवाद स्वरूप होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आरएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, यानी कि आरएनए की बेसिक संरचना। तो संरचना बनाने के लिए सबसे पहले हमें नाइट्रोजनस बेस की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल, ये चारों हमारे
नाइट्रोजनस बेस हैं, तथा एक शुगर की आवश्यकता पड़ती है और एक फास्फोरिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। ये जो है यानी कि एडेनिन को है हमेशा थायमिन के साथ होता है, ऐसे एडेनिन जो है हमेशा थायमिन के साथ होता है, जबकि गुआनिन जो है हमेशा यूरेसिल के साथ होता है। तो अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस लिखते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरेसिल, थायमिन, ऐसे बहुत सारे मतलब हम नीचे लिख लेते हैं, कोई इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम ए लिखें, जी लिखे, टी लिखे, यू लिखे, यहाँ पे फिर से हम यू लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब हमें एक शुगर की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे एक शुगर जोड़ते हैं, शुगर। अब पहले हमने बताया कि दो शुगर के बीच एक फास्फोरिक एसिड जुड़ता है, तो यहाँ पे ये एक शुगर है और ये एक शुगर है, इन दोनों के बीच एक फास्फोरिक एसिड जुड़ गया, इसके और इसके बीच एक फास्फोरिक एसिड यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा लंबा चेन बन जाता है और इसे हम बोलते हैं आरएनए, जिसे पॉलीन राइबोटाइड भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ से ये श्रृंखला जो होती है इसे हम बोलते हैं राइबोटाइड, राइबोटाइड। जबकि यहाँ से यहाँ तक यानी कि जब एक नाइट्रोजनस बेस और शुगर जुड़ता है तो इसे राइबोसाइड बोलते हैं, राइबोसाइड। और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड जुड़ता है तो राइबोटाइड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बॉन्ड होता है यानी कि बंद होता है, जिससे ये दोनों आपस में जुड़ते रहते हैं। रुकिए, तो फ्रेंड्स ये तो रहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अब हम बात करते हैं कि आरएनए का कार्य क्या होता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आरएनए के कार्य, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आरएनए जो है, आरएनए सूचनावाहक है, आनुवांशिक सूचनावाहक या फिर संदेशवाहक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आरएनए जब सूचनावाहक है तो सूचना पहुंचाने का ही कार्य करेगा। तो अब हमें पढ़ना है कि आखिर ये किसका सूचना रहता है और किसको पहुंचाना रहता है आरएनए को, इसे देखते हैं। तो आरएनए सूचना पहुंचाता है राइबोसोम तक, राइबोसोम। अब आरएनए अब किसका सूचना पहुंचाता है, तो डीएनए का, यानी कि राइबोसोम को हम जानते हैं कि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन को बनाना। तो अब राइबोसोम अपने मर्जी से तो कार्य करता नहीं है, इसीलिए डीएनए जो है एक त्रिगुणित कोड के रूप में सूचना देता है कि नहीं राइबोसोम को अब कार्य अपना चालू करना है, यानी प्रोटीन बनाना है। तो यहाँ पे एक कोडांश होता है जिसे हम त्रिगुणित कोड बोलते हैं, कोडांश। फिर अब इस कोड को, चूंकि हम जानते हैं कि राइबोसोम जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। तो डीएनए डायरेक्ट यहाँ से इसको तो आदेश दे नहीं सकता है, तो इसीलिए ये आरएनए का सहारा लेता है, यानी कि डीएनए जो है अपने कोड को आरएनए के पास भेजता है। फिर आरएनए जो, जबकि हम जानते हैं कि राइबोसोम जो है आरएनए पे ही चिपका होता है, ऐसे इस प्रकार दिखाए थे आपको, ये जो राइबोसोम था आरएनए पे चिपका था। तो जब आरएनए के पास ये कोड आ जाता है तो इस कोड को ये राइबोसोम तक पहुंचा देता है, यानी कि इस कोडांश को ये राइबोसोम तक पहुंचाता है। फिर राइबोसोम इस कोड को पढ़ लेता है, यानी कि इस कोड को पढ़ता है, फिर जान जाता है कि नहीं अब हमें प्रोटीन निर्माण का कार्य चालू करना है, और फिर वो प्रोटीन बनाने का कार्य प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार आरएनए सूचनावाहक हो गया, यानी कि इस कोड को इसके पास लेके गया तो सूचना देने का ही तो कार्य किया। अब इसे अपना कार्य रोकने के लिए भी
उसका सूचना का आवश्यकता पड़ता है। तो फिर ये डीएनए एंटीकोड के रूप में इसे सूचना देता है कि नहीं अब आपको कार्य बंद करना है। तो यहाँ से फिर ये आरएनए को ही वो कोड देता है कि नहीं अब मतलब इसको अपना कार्य बंद करना है। तो डीएनए इसे कोड के रूप में आदेश देता है कि राइबोसोम को अब प्रोटीन निर्माण बंद कर देना चाहिए। तो फिर ये आरएनए ले जाता है उस कोड को और राइबोसोम तक पहुंचाता है, फिर ये बंद हो जाता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि आरएनए सूचना वाहक का कार्य करता है, यानी सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।